नमस्कार। आप सुन रहे हैं सुनो कहानी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले 2 दिनों से मालती जोशी जी द्वारा लिखित कहानी पिया पीर न जानी के 2 एपिसोड सुन चुके हैं, तो आज हम उसका अंतिम भाग सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उस दिन शाम को जब विशु अपनी क्लास के लिए जा रहा था तो मैंने आवाज़ देकर कहा था, विशु बेटे, तुम्हारी दीदी हड़बड़ाहट में फ़ाइल और पेन घर पर ही भूल गई है। तुम्हारी क्लास अगर उस तरफ ही हो तो लेते जाना। विशु कुछ देर मौन खड़ा रहा, फिर बोला, बड़ी माँ, दीदी आजकल जिस क्लास में जाती है वहाँ फ़ाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या मतलब? मतलब आप दीदी से ही पूछ लेना। सबको लगता है बड़ी माँ कि मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, पर वह इतना फालतू भी नहीं है कि यूँ जाया किया जाए। विशु की बात सुनकर मैं सन्न रह गई थी। सोच लिया था कि आज ही लड़की से जवाब तलब करूँगी। तब मुझे पता नहीं था कि विशु की बात इन्होंने भी सुन ली है। शाम को जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, इन्होंने गरज कर पूछा, कहाँ से आ रही हो? क्लास से। उसकी बात पूरी भी न हो पाई थी कि तड़ से एक चांटा उसके गाल पर पड़ा। पल भर को हम तीनों माँ बेटी सन से रह गई। लतिका ने दौड़कर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि बाहर से कोई यह दृश्य न देख सके। उस चांटे की अनुगूंज समाप्त होते न होते इन्होंने आंखें तरीर कर पूछा, अब बताओ कहाँ से आ रही हो? रसिका अब पहले धक्के से संभल चुकी थी। उसने निर्भीकता से उनकी आंखों में सीधे देखते हुए पूछा, यह पूछने का अधिकार आपको किसने दिया? इनका चाटा जितना अप्रत्याशित था उससे कहीं अधिक चौंकाने वाला रसिका का प्रश्न था। मैंने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, ये क्या कह रही है पगली? वो तेरे पिता हैं। तो उनसे पूछो कि पिता का कौन सा हक उन्होंने आज तक अदा किया है। लड़की, मैं तेरी जान ले लूँगा, इन्होंने दांत पीसते हुए कहा। और सचमुच वे उस पर पिल पड़े। वह पिटती रही और कहती रही, ले लीजिए, मेरी जान ले लीजिए। एक वही तो आपकी दी हुई है, और हम तो जिंदगी भर दूसरों का ही दिया खाते पहनते रहे हैं। उसका हर वाक्य आग में घी का काम कर रहा था। मुझे लग रहा था सचमुच वे उसकी जान ही ले लेंगे। मैं 2 बार छुड़ाने गई तो उन्होंने मुझे परे धकेल दिया। तुम जैसी माँ है इसलिए तो लड़की के ऐसे पर निकल रहे हैं। वे उसे पागलों की तरह पीटते रहे। मैं और लतिका एक दूसरे से चिपट कर आंसू बहाती रही। बड़ी देर बाद थक कर इन्होंने हाथ रोका। अब इस घर के बाहर कदम रखा तो देख, तेरी टांगे तोड़ दूंगा। जरूर तोड़ दीजिएगा, इतना ही पुरुषार्थ बाकी रह गया है। वे फिर उस पर झपटने को थे कि मैंने हाथ पकड़कर रोक लिया। बस, अब बहुत हो चुका। हाँ, तुम तो ऐसा ही कहोगी। वह बित्ते भर का लड़का तुम्हारे मुंह पर ऐसी खरी खरी सुना गया, फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। लड़कियों के लाड़ प्यार में तुम ऐसी अंधी हो गई हो कि इज्जत आबरू की भी तुम्हें कोई परवाह नहीं। अब मैं इन्हें कैसे विश्वास दिलाती कि विशु की बात मुझे भी अच्छी नहीं लगी थी। मैं भी बिटिया से जवाब तलब करने वाली थी। मेरा तरीका शायद दूसरा होता, पर मुझे मौका ही नहीं मिला। आते ही इन्होंने उसे रुई की तरह ढूंढ डाला, और अभी हमें यह पता भी नहीं था कि उसका अपराध क्या था। और जब हमें पता लगा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टांग तोड़ने की धमकी के बावजूद रसिका मुंह अंधेरे उठकर कहीं चली गई थी। दिन भर मैं दम साधे बैठी रही, इसी आशा में कि रूठकर किसी सहेली के यहाँ चली गई होगी, शाम ढले लौट आएगी। पर जब रात 10 बजे तक वह नहीं लौटी तो मेरा माथा ठनका। इनसे तो कुछ कहना ही बेकार था, फिजूल का तमाशा होता। मैंने देवर की प्रतीक्षा की। उनके घर लौटने पर उन्हें खाने की भी मोहलत न दी और सारा किस्सा सुना दिया। फौरन विशु को तलब किया गया। उसने बताया कि दीदी अक्सर नर्सिंग होम के एक कर्मचारी के साथ घूमती देखी गई हैं। देवर सख्ते में आ गए। बोले, मैंने अक्सर उसे नर्सिंग होम में देखा है, पर मैं सोचता था कि वह डॉक्टर बनने का सपना देख रही है, इसलिए चीज़ों से परिचित होने के लिए आती है। मुझे तो सपने में भी ख्याल नहीं आया कि बात कुछ और है। फिर खोजबीन शुरू हुई। फ़ोन खटखटाए गए। वैसे माइकल नरेंद्र का पता ठिकाना नर्सिंग होम के रजिस्टर में दर्ज था। ये लोग केरल के उस सुदूर ग्राम तक भी गए, लेकिन वे दोनों तब तक वहाँ पहुँचे ही नहीं थे। इतनी अकल तो उन लोगों में भी थी कि इस समय घर जाना खतरे से खाली नहीं है। वे 8-10 दिन तो जहाँ भी रहे हों, पर जिस समय उनका पक्का सुराग मिला वे विवाहबद्ध हो चुके थे। माइकल को नौकरी से निकाल देने के अतिरिक्त देवर उन लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं सके। रसिका 19 साल की थी, बालिग थी और अपनी मर्जी से माइकल के साथ गई थी। उफ, वे 15 दिन हम लोगों ने किसी दूसरोपन की तरह काटे थे। घर और बाहर सिवाय लांछना
और अपमान के कुछ नहीं था। मुझे तो बेटी के विछोह में रोने की भी इजाज़त नहीं थी। इस बीच एक दिन के लिए विकास आया था, पर हमसे मिला भी नहीं, जैसे वह अप्रत्यक्ष रूप से हमें दोषी करार देना चाहता हो। देवर और वंदना हफ्ते भर तक क्लिनिक नहीं गए। अम्मा जी रात दिन वंदना को मेरी शादी के लिए कोसती रही। पतिदेव अलग मुंह फुलाए बैठे थे, जैसे बेटी के किए कराए में मेरा बराबर का हिस्सा हो। किसी को रसिका के अनिश्चित भविष्य की चिंता नहीं थी। किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि उसने ऐसा खतरनाक कदम क्यों उठाया था। सबको अपनी बदनामी की चिंता थी। दुख था तो यही कि लड़की इज्जत का कचरा कर गई। उभापों की इन घड़ियों में लतिका की ओर किसी का ध्यान नहीं था। किसी को यह देखने की फुर्सत नहीं थी कि उस पर क्या बीत रही है। किसी को इसकी चिंता नहीं थी कि जिल्लत की यह घड़ियां वह कैसे झेल रही है। उसे बिल्कुल ही भुला दिया जाता तब भी गनीमत थी। पर अम्मा जी तो दिन में 100 बार उसे आशीर्वाद दे रही थी कि बहन की तरह वह भी एक दिन फुर हो जाए। कहती, बड़ी ने किरिस्तान ढूंढ लिया, तू किसी मियाँ के साथ चली जाना। हमारी तो 7 पीढ़ियाँ तर गई, भगवान ऐसी संतान किसी को न दे। उनकी बातें मेरा भी कलेजा छलनी कर जाती थी। लतिका तो हमेशा से ही बड़ी संवेदनशील थी। वह रसिका की तरह तेज तर्रार नहीं थी। मन की बात कभी होंठों तक नहीं लाती थी। पर उसके कोमल मन के लिए यह भार असहनीय हो गया था। बड़ी शांत लड़की थी, बिना कुछ शोर शराबा किए चुपचाप हमारी जिंदगी से चली गई। भाभी जी, भाभी जी, कोई लगातार मुझे फुसफुसाकर आवाज़ दे रहा था, पर नज़र नहीं आ रहा था। बेचैन होकर मैं उठ बैठी। फिर एक बार ध्यान से सुना और खिड़की का पर्दा जरा सा हटा दिया। बाहर माली बाबा खड़े थे। बड़ी बेबी आई हैं, वे फुसफुसाए। मेरा जी धक से रह गया। कहाँ है? किसी ने उसे देखा तो नहीं? ना, सड़के के ऊपर ऑटो खड़ा है, बाह में बैठी हैं। मुझे चप्पल पहनने के भी होश नहीं रहा। जैसे लेटी थी वैसे ही उठकर भागी। सड़क के उस पार सचमुच ऑटो खड़ा था। बंगले की ओर का भाग पर्दे से ढका था। उस ओर जाकर देखा तो देखती रह गई। अपनी ही बेटी शादी के बाद ऐसी अनोखी लगने लगती है। मैं उसका वह रूप आंखों में भर लेना चाहती थी कि सैलाब सा आ गया। फिर पता नहीं चला कब वह मेरे गले से आ लगी। कितनी देर तक हम दोनों एक दूसरे को आंसुओं से भिगोती रही। ऑटो स्टार्ट होने की आवाज़ से मैं चौंकी। हम लोग कहाँ जा रहे हैं गुड़िया? यहाँ सड़क पर खड़े होकर तो हम बात नहीं कर सकते ना माँ। लेकिन लड़की, तू यहाँ आई ही क्यों? वे देखेंगे तो तुझे गोली मार देंगे। उन्होंने आज तक मच्छर भी मारा है जो मुझे मारेंगे, और अगर इतना सा भी इस पार्क उनमें बाकी है तो मुझे खुशी ही होगी। वह मरण भी मैं सिर माथे लूँगी। चुप कर, मैंने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा। क्या तुझे अपनी माँ पर जरा भी दया नहीं आती? मेरा पहला घाव तो सूखने दे। माँ के लिए ही तो दौड़कर आई हूँ, वह भावुक होकर बोली। लतिका का सुना तो रहा नहीं गया माँ। जानती थी दुख की घड़ी में तुम इस समय बिल्कुल अकेली हो। एक बार फिर हम दोनों शोक के सागर में डूब गई। तब तक ऑटो एक घर के आगे रुक गया था। यह माइकल का घर है, उसने ऑटो से उतरते हुए कहा। आए हैं तो अब हम लोग सामान भी ले ही जाएंगे। कहाँ जाओगी? दुनिया बहुत बड़ी है माँ, और जिसके हाथ में हुनर है उसके लिए 100 दरवाजे खुल जाते हैं। मैं भी नर्सिंग की ट्रेनिंग लेने की सोच रही हूँ, अप्लाई कर दिया है। नर्सिंग? गुड़िया, तेरे चाचा तुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, पर मैं क्या बनना चाहती थी यह मुझसे कभी नहीं पूछा गया। हम लोग जिंदगी भर दूसरों की दया पर जीते रहे, इसलिए दूसरों की इच्छाएं ही ओढ़ते फैरते रहे। भूल ही गए कि हमारा अपना भी एक मन है, उसकी कोई अभिलाषा है। क्या बनना चाहती थी तुम? अब तो याद भी नहीं आता, लेकिन ये मेरा ही नहीं, आम हिंदुस्तानी बच्चे का दुर्भाग्य है कि उसे अपनी मंजिल ढूंढने की आज़ादी नहीं मिलती। अक्सर माँ बाप उन पर अपनी इच्छा लाद देते हैं, लेकिन अगर माँ बाप बच्चों को एक आकार देना चाहते हैं तो वह एक सहज स्वाभाविक बात होती है। जब दूसरे यही करते हैं तो वह एक एहसान हो जाता है। अगर मैं डॉक्टर बन भी जाती तो जिंदगी भर इस एहसान का भार मुझे ढोना पड़ता। चलो, जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है तू। बड़ी जो हो गई हूँ। गुड़िया, तू खुश तो है न? कहती लग रही हूँ। इस क्षणिक आवेग की बात जाने दे, इसमें तो कुछ भी साफ नज़र नहीं आता। पर सपनों की यह धुंध जब छट जाएगी, जिंदगी के कठोर यथार्थ से सामना होगा, तब तू कैसे निभा पाएगी? मुझे तो यही सोच सोच कर डर लगता है। माँ, दुनिया में गरीब लोग भी रहते हैं और मज़े में रहते हैं। खुशी तो अपने भीतर से उपजती है, वह भारी चीज़ों में थोड़ी ही मिलती है। मुझे कष्टों की परवाह नहीं है। आदत नहीं है तो हो जाएगी। अपने घर के लिए, अपने पति और बच्चों के लिए खटने में भी एक आनंद है,
पर तुम इस बात को नहीं समझ पाओगी क्योंकि तुम हमेशा दूसरों के लिए खटती रही हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। समझ गई कि नया नया प्रेम, नया नया जोश उसके सिर पर चढ़कर बोल रहा है। ईश्वर करे वह ऐसी ही खुश बनी रहे। माँ, उसने गंभीर स्वर में कहा। खास बात जो मैं कहने आई थी वह तो रह ही गई। सुनो, जिस दिन तुम्हें ऐसा लगे कि अब उस घर में तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता, तुम मुझे सूचित करना, मैं तुम्हें पता दे जाऊंगी। सच कहूँ गुड़िया, मेरा तो आज भी वहाँ दम घुट रहा है। तो फिर सोचना क्या है, चलो मेरे साथ। तुम पहले अपना कोई ठिकाना तो करो। मेरा भार कहाँ ढोती फिरोगी? तुम क्यों किसी पर भार बनोगी? अपना बोझ तुम खुद उठा सकती हो। मैं? और नहीं तो क्या? क्या तुम्हें हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति का भान दिलाना पड़ेगा? क्या तुम भूल गई कि एक ज़माने में तुम अपने साथ अपनी माँ का भी निर्वाह करती थी? चाहो तो दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो। मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने दिमाग पर जोर देकर 22 साल पहले वाली रमा को याद करने की कोशिश की। लगा कि शरीर में एक नई स्फूर्ति का संचार हो रहा है। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़कर कहा, अगर यह सब कुछ सच है गुड़िया, तो मेरे लिए खड़े रहने भर की जगह ढूंढ दे। उस घर में तो अब मुझसे सांस भी नहीं ली जाती। लौटते समय वही ऑटो मुझे घर से थोड़ी दूर तक छोड़ गया। रसिका इस बार साथ नहीं आई। रास्ते में मुझे एकाएक ख्याल आया, वह माइकल तो कहीं नजर आया ही नहीं। शायद संकोच के कारण वह सामने न आया हो, पर मुझे भी तो एक बार भी उसका ख्याल नहीं आया। जिसके कारण यह सारा महाभारत हुआ, उसको मैं एकदम भूल ही गई। बेटी से मिलकर जैसे मेरे प्राण तृप्त हो गए। लेकिन रसिका ने क्या सोचा होगा? अभी रसिका के साथ इस व्यक्ति का संदर्भ जोड़ने में मुझे देर लगेगी, पर वह इस बात को नहीं समझेगी। वह तो इसे उपेक्षा ही मानेगी। बहुत पछतावा हुआ मुझे। बेटी की खातिर ही सही, माइकल को भी असीसना जरूरी था। पर अब लौटने का कोई उपाय नहीं था। घर आ गया था। फाटक पर ही इनसे सामना हो गया। गुर्राकर बोले, ऐसी सिलबिल सी कहाँ से चली आ रही हो? गुड़िया से मिलने गई थी। आश्चर्य, मुझे उत्तर देने में एक क्षण भी नहीं लगा, बल्कि वे ही चौंक गए। विस्फारित नेत्रों से मुझे देखते हुए बोले, गुड़िया से मिलने मतलब? कहाँ? इस घर के बाहर कहीं भी, क्योंकि घर में तो आप उसे आने नहीं देंगे न। कमरे में लौटते हुए भी उनका विस्मयचकित चेहरा मेरी आंखों में घूम रहा था। इतना साहस मुझ में अचानक कहाँ से आ गया? कहीं गुड़िया की छूत तो नहीं लग गई? भाभी, यह क्या है? देवर एक लिफाफा लिए सामने खड़े थे। उस लिफाफे का मजमून मैं बिना देखे ही पढ़ सकती थी, इसलिए चुप रही। जब उन्होंने अपना प्रश्न दोहराया तो कहना पड़ा, लिफाफा खुला तो है भैया, आप खुद ही देख लो ने। लिफाफा मैंने नहीं खोला भाभी। अम्मा अपनी उत्सुकता न रोक सकी। उन्होंने ही खोला था, पर मैंने पढ़ा जरूर। इसलिए पूछ रहा हूँ कि यह क्या है? आपको नौकरी की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई? ज़रूरत के लिए ही अगर करनी होती तो बहुत पहले नौकरी कर ली होती। पर ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे भैया। तुमने मेरी हर ज़रूरत पूरी कर दी, कभी किसी चीज़ का अभाव नहीं होने दिया। अब तो मेरी सारी ज़रूरतें समाप्त हो गई हैं, पर यह खाली घर, खाली समय और यह खाली गोद सब मेरा जीना दूभर किए दे रहे हैं। इसलिए एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। आपका दुख मैं समझता हूँ भाभी। यह भी जानता हूँ कि यह दुख सांत्वना से परे है। अगर नौकरी करने से आपका दिल बहलता है तो ज़रूर कीजिए, पर उसके लिए घर से इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है? मैं इस घर से ही तो भागना चाहती हूँ। यहाँ रहूँगी तो ये यादें मुझे पागल बना देंगी। वे थोड़ी देर चुप रहे। कनखियों से उन्होंने भाई की ओर देखा, जो खिड़की के पास इजी चेयर पर लेटे पुस्तक पढ़ रहे थे, पर मैं जानती थी कि उनके कान इधर ही लगे हुए हैं। भाभी, देवर ने आवाज़ थोड़ी धीमी कर ली, आपका दुख बहुत बड़ा है, मैं मानता हूँ, पर क्या वह आपका अकेले का है? जिस तरह संतान का सुख पति पत्नी मिलकर भोगते हैं, उसी तरह संतान का दुख भी साझा होता है। आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचेंगी, दादा को अकेला छोड़ देंगी तो यह तो अन्याय होगा ने। वे बेचारे भाई के दुख से विगलित हो रहे थे, पर उनका भीगा स्वर मुझे कहीं से भी छू न सका। सूखी हंसी हंसकर मैंने कहा, सुख दुख बांटने की बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर यह कला एक दिन में नहीं आती। इसकी शुरू से आदत डालनी होती है। उम्र के इस पड़ाव पर आकर अब नया कुछ करने का हौसला नहीं रहा। इससे अधिक मैं क्या कहूँ, आप तो खुद समझदार हैं। उन्होंने फिर कोई प्रतिवाद नहीं किया।
लिफाफा मेरे हाथ में देकर धीरे से कमरे से बाहर चले गए। उनके जाते ही बड़े भाई मेरी ओर मुखातिब हुए। कहाँ जा रही हो? एक छात्रावास में मैथ सुपरिटेंडेंट का जॉब मिला है। जिंदगी भर जो किया है उसी को भुना रही हूँ। अप्लाई करने से पहले किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं समझी। पूछने पर क्या आप हाँ कर देते? मना तो मैं अब भी कर सकता हूँ। ज़रूर कर सकते हैं, पर शायद मुझे रोक नहीं पाएंगे। उन्हें इस तरह के दो टूक उत्तर की आशा नहीं थी। गुस्से में उन्होंने हाथ की किताब फर्श पर पटक दी और चिल्लाए, तुम इतनी आज़ाद हो गई हो? इस घर में मुझे बांधने के लिए कुछ नहीं रह गया है, मैंने शांत स्वर में कहा। वे चीखे, यह मत भूलो कि अभी मैं जिंदा हूँ। ईश्वर करे आप 100 साल जिंदा रहें, पर मैं अब यह मृत प्राय जिंदगी और नहीं जी सकती। यहाँ मेरा दम घुटता है, मैं खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ। यह क्यों नहीं कहती कि तुम उस कुलक्षणी के पास जाकर रहना चाहती हो? नौकरी का तो बहाना है। मान लो यही सच हो तो हर्ज क्या है? अगर कोई माँ अपनी इकलौती संतान के पास जाकर रहती है तो उसमें गलत क्या है? वे गुस्से से तिलमिला गए। वह ऑर्डर उन्होंने अपने हाथ से छीन लिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके हवा में उछाल दिए। मैं निर्लिप्त भाव से उनका यह कृत्य देखती रही। उन कागज के टुकड़ों में मेरा भविष्य बंद नहीं था जो मैं विचलित होती। वह तो मात्र फोटोकॉपी थी। ऑर्डर तो मेरे पास 4 दिन पहले ही पहुंच चुका था, पर रसिका जानती थी कि घर में यह धमाका करने की मेरी हिम्मत नहीं होगी, इसलिए यह जिम्मा उसने अपने ऊपर ले लिया था। मुझे हफ्ते भर बाद ज्वाइन करना था, पर घर में सबने जैसे अभी से मुझसे नाता तोड़ लिया था। सबकी नाराज़गी के बावजूद मैं धीरे धीरे अपनी पैकिंग कर रही थी। वैसे पैक करने को तो था ही क्या, अपना कहने लायक सामान तो नहीं किस बराबर था। अपनी कहने लायक साड़ियाँ भी गिनती की थी। शेष सब वंदना के मन से उतरी हुई ही थी। उन्हें ले जाने का मन नहीं हुआ। आश्चर्य तो मुझे इन पर हो रहा था। उस दिन के विस्फोट के बाद एकदम जैसे मौन हो गए थे। मैं दिन भर बैठकर सामान को समेटती या छांटती रहती। वे अपनी इजी चेयर पर बैठे चुपचाप मुझे देखते रहते, जैसे भीतर ही भीतर वे जान गए थे कि अब वे मुझे रोक नहीं पाएंगे। कई बार रात में नींद खुलती तो देखती ये मुझे घूर रहे हैं। उनकी उन आंखों से मुझे दहशत सी होने लगी थी। उनके गुस्से की तो मैं आदी थी, पर उनका यूं निशब्द होना चौंकाने वाला था। मैंने अपने रिजर्वेशन का जिम्मा जानबूझकर देवर को सौंप रखा था, ताकि कोई यह न समझे कि मैं भागकर या चोरी छिपे कहीं जा रही हूँ। उस दिन देवर आकर टिकट दे गए, साथ में 500 रुपये भी। जाते जाते भी आपको तंग कर रही हूँ ने, जब भी ज़रूरत हो इसी तरह तंग करती रहिएगा, उन्होंने भीगे कंठ से कहा, झुककर मेरे पैर छुए और बाहर निकल गए। मेरे जाने में अभी पूरे 36 घंटे बाकी थे, पर लग रहा था आज ही उन्होंने अंतिम विदाई दे दी हो। वंदना भी साथ आई थी। औपचारिक पूछताछ करके चली गई। उससे भी कुछ अच्छी सी बात करने का मन था, पर उसकी कठोर मुख मुद्रा ने मेरे मन की सारी तरलता सोख ली। वह नाराज़ थी और अपनी नाराज़गी मुझ पर जता देना चाहती थी। दूर की ही सही, पर कहने को हम दोनों बहनें थीं, पर हम दोनों में वह बहनापा कभी नहीं पनप सका। वह हमेशा मालकिन बनी रही और उसने मुझे यह कभी भूलने नहीं दिया कि वह मुझे इस घर में लाई है। उन लोगों के जाते ही वे उठकर मेरे पास आ गए। मुझे डर हुआ कि इस टिकट का भी वही हश्र न हो जो मेरे ऑर्डर का हुआ था, पर शायद मेरा डर बेबुनियाद था। उनका रुख इस समय जरा भी आक्रामक नहीं था, बल्कि चेहरा खासा बुझा बुझा सा लग रहा था। पिछले दिनों की तरह उनकी आंखें भी दर्द में डूबी हुई थी। उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तो रमा, तुम सचमुच चली जाओगी? इस बात का मैं क्या उत्तर देती, केवल हाथ में रखे टिकट को देखती रही। रमा, अगर तुम रुक नहीं सकती तो मुझे अपने साथ ले चलो। तुम्हारे बिना मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता। उनका वह अश्रु विगलित स्वर मुझसे सहन नहीं हुआ। मैंने कहा, तुम अकेले कहाँ हो? यहाँ तुम्हारी माँ है, भाई है, भतीजे हैं। आउटसाइडर तो इस घर में मैं थी, मेरे बच्चे थे। तुम्हारा तो पूरा परिवार है। नहीं है, मेरा कोई नहीं है। मुझे कोई नहीं चाहता, अम्मा जी भी नहीं। सब मन ही मन मेरा तिरस्कार करते हैं। नौकर चाकर तक मुझे हिकारत से देखते हैं। पिछले दिनों तुम घर में रहकर भी बेखबर थी, बेसुध थी। उस समय मैंने अनुभव किया कि इस घर में मेरा जो भी स्थान है, रुतबा है, तुम्हारे दम से है। तुम मेरी बैसाखी हो, तुम्हारे बिना मैं एक कदम भी नहीं चल पाऊंगा। उनकी बातें मेरे मन पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। अपने परिवार वालों के सही स्वरूप को
उन्होंने पहचाना भी तो कितनी देर से। इस कड़वे सच को अगर पहले ही जान लेते तो ज़िंदगी कितनी सरल हो जाती। पर वे मेरे प्रति हमेशा पूर्वाग्रह से घिरे रहे, इसलिए मेरी हर बात का गलत अर्थ लगाते रहे। मुझे चुप देखकर बोले, तुम्हें शायद डर है कि मैं तुझ पर बोझ बन जाऊंगा, पर विश्वास रखो, मैं भी कोई ना कोई काम ढूंढ लूँगा। मैं इतना गया गुजरा भी नहीं हूँ कि कुछ न कर सकूँ। कम से कम ड्राइवरी तो कर ही सकता हूँ। हम लोग थोड़े में गुजारा कर लेंगे, एक कमरे में रह लेंगे। यहाँ भी तो हमारे पास अपना कहने को यह एक ही कमरा है। हम लोग साथ रहेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। उनका एक एक शब्द मुझे सौ सौ बिच्छुओं के दंश से दे रहा था। मेरी आंखें उताप से जल उठी। चुप हो जाओ, मैंने चीख कर कहा। भगवान के लिए अब चुप हो जाओ, मुझसे और सुना नहीं जाएगा। काश काश यह सब तुम 15 साल पहले, 20 साल पहले सोच लेते तो ज़िंदगी की शक्ल कुछ और ही होती। अब तुम्हारा यह पछतावा मेरे किस काम का? अब तुम्हारी ये पेशकश मुझे न मेरे बीते हुए दिन लौटा सकती है, न मेरे खोए हुए बच्चे। अब तुम्हारा यह सोचना, यह सब कहना बेकार है, बेकार है। मैं उनकी छाती पर पागलों की तरह मुक्कों से प्रहार करती रही और वे की कर्तव्य विमूढ़ होकर कभी मेरे बाल, कभी मेरी पीठ सहला रहे थे। जिंदगी पल भर को जैसे ठहर गई थी। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें।